नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत फ्रीडम मूवमेंट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। और आज एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन में, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका को आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका को बतलाना है। पूरा का पूरा यहाँ से देखेंगे तो 38 नंबर का, जैसे मैं डेली बोलता हूँ आप लोगों से, 38 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब इस 38 नंबर में अब क्या आप लिख के आते हैं, कितना बड़ा डायमेंशन के तहत, कितना आप, ठीक है, हॉरिजेंटली मतलब पूरा पूरा डायमेंशन आप बढ़ा के लिखते हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है तो आपको वर्टिकली यहाँ पे डाइव मारना पड़ेगा, अर्थात पूरा पूरा आपको एनालिसिस करना होगा, तभी जाके आपको मैक्सिमम यहाँ से मार्क मिल सकता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में कंटेंट की जो उपलब्धता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, कम ही है। लेकिन मेरे द्वारा यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है, एक जगह आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। कई सारा जो भी कंपाइलेशन है अलग अलग बुकों का यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जिसके वजह से कंप्लीट आप देखेंगे तो हर एक डायमेंशन इस बिहार के अंतर्गत, ठीक है, आप लोगों को कवर होते हुए दिखेगा इस असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। लेकिन अब असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे और जब तक आप इसका, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल जो अप्रोच है, जब तक वो आप नहीं डालेंगे, इसके कारण वगैरह, तो आंसर आपका अधूरा लगेगा। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे, ठीक है, अपने आंसर में फ्लो यहाँ पे बनाए रखना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग भूमिका की। भूमिका है, पृष्ठभूमि है, ठीक है, किस तरीके से आप अपने प्रभावशाली वाक्यों के साथ उत्तर की शुरुआत करते हैं, यही होती है भूमिका। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे असहयोग आंदोलन का, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कारण रहा था। अब इन कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे, बेहद ही शॉर्ट तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। खासकर यहाँ पे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, उसके बाद से रॉलेट एक्ट का बात करेंगे, रॉलेट एक्ट हो गया, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का। इसके अलावा यहाँ पे खिलाफत का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ऐसे 4 कारण आपको जानने के लिए मिलेंगे। इससे आपको लिंक समझ में आ जाएगा कि आखिर भारत के लोग असहयोग, ठीक है, करने के लिए, फिर असहयोग आंदोलन करने के लिए क्यों यहाँ पे उतारू हो गए। अब ये उत्तर थोड़ा सा धीरा रहेगा जब असहयोग की बात आ गई और गांधी की आप जिक्र नहीं करेंगे तो आंसर में, ठीक है, एक मतलब जो होता है ना, एक कसावट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। गांधी के विचारों को, गांधी की भूमिका को आपको दिखाना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं दिखाना होगा, ठीक है, एक छोटे पैराग्राफ के माध्यम से यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे गांधी के द्वारा जो भी यहाँ पे क्रियान्वयन किया जाएगा सहयोग आंदोलन का, उसका बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि बिहार में विस्तार। अब यहीं पर आपको लंबा चौड़ा, ठीक है, आंसर राइटिंग करने का प्रयास करना है। बिहार में विस्तार। अब बिहार में जो भी विस्तार होगा, एक चीज़ गांधीवादी प्रक्रिया का अहम हिस्सा होगा और वो होगा यहाँ पे अहिंसा। अब इस अहिंसा के माध्यम से ही देखेंगे तो पूरी तरीके से एक असहयोग की भावना को अपना के अंग्रेजों का, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं विरोध ही किया जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लास्टली हम लोग बात करेंगे इसका परिणाम या फिर जो भी महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आंसर राइटिंग का एक पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे निष्कर्ष की। निष्कर्ष या समीक्षा के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल एक लिंक अप्रोच होना चाहिए, हर एक पैराग्राफ से आपका लिंक होना चाहिए, तभी जाके एक बेहतरीन आंसर राइटिंग आपका, ठीक है, एग्जामिनर के पास पहुँच पाएगा। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे भूमिका से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भूमिका की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए, अब जो असहयोग आंदोलन हो रहा है, असहयोग, नाम ही है असहयोग, ठीक है, असहयोग करना है किसको, तो अंग्रेजों को। तो यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन का जो स्वरूप है, बिल्कुल ही आपको एक अलग लेवल पे दिखाई देगा। यहाँ पे स्वरूप में बहुत बड़ा आपको यहाँ पे परिवर्तन दिखाई देगा। और ये जो स्वरूप की, मैं जो परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे अब केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रह जाएगा, केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित यहाँ पे नहीं रह जाएगा, क्योंकि यह असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें समाज के सभी वर्गों की, समाज के सभी वर्गों की
हिस्सेदारी होगी, पार्टिसिपेशन होगा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, निम्न वर्ग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, मध्यम वर्ग हो, ठीक है, सारे के सारे लोग यहाँ पे शामिल होंगे। और तो बड़े मज़े की बात, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम आपको एक खतरनाक आप एक को, ठीक है, एकजुटता आपको दिखाई देगी। कुल मिला के देखेंगे तो इस समाज में, ठीक है, सॉरी, इस आंदोलन में सभी भारतीयों ने प्रतिनिधित्व किया, सभी भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया। तो यह कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा। जब इतने सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, यहाँ पे एक जन आंदोलन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, एक जन आंदोलन कह सकते हैं, या फिर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में भी आपको समझना होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में भी आपको समझना होगा। और यही तो कारण है ना कि खिलाफत जो आंदोलन है आगे चल के ये भी जुड़ गया। खिलाफत आंदोलन के जुड़ने से पूरी तरीके से जो हिंदू मुस्लिम, HM में लिखूंगा, हिंदू मुस्लिम में, ठीक है, एकता का जो तत्व है पूरी तरीके से यहाँ पे शामिल हो गया। या आप यूँ कह सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे एक्टिविटी होगा इसमें एक बहुत बड़ा तत्व होगा, और वो होगा यहाँ पे अहिंसा का तत्व। अब एक किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इसको आगे ले जाया जाएगा, क्या असहयोग आंदोलन का दौर, ठीक है, यहीं तक सीमित रह जाएगा? तो यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। असहयोग आंदोलन के बाद से फिर से होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, आगे चल के फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी होगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पे देखेंगे तो असहयोग आंदोलन की जो प्रासंगिकता है काफ़ी यहाँ पे बड़ी हो जाती है। आपको समझना होगा उस सत्याग्रह के परिप्रेक्ष्य में कि सत्याग्रह का अगर दायरा सीमित था तो असहयोग आंदोलन का दायरा पूरी तरीके से राष्ट्रव्यापी हो गया। कैसे हो गया? राष्ट्रव्यापी हो गया। तो भूमिका में इन्हीं सारी चीज़ों को अच्छे से आपको, ठीक है, इसको सिंक्रोनाइज करके आपको लिखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन के कारण आपको रटना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, रटना नहीं है, ठीक है। बीए का एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, बीपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, आपके आंसर राइटिंग में कुछ मौलिकता यहाँ पे होनी चाहिए। और वो मौलिकता तभी आएगी जब आप समझ के किसी चीज़ को अपने स्तर से, अपनी भाषा शैली में आप उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात करूँ यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की, यहीं से लिंक यहाँ पे होगा प्रथम विश्व युद्ध की। सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है, हालांकि अंग्रेजों की जो भी नीतियाँ थी, भारतीय लोग तो पहले भी परेशान थे, लेकिन प्रथम जो विश्व युद्ध था, मैं बार बार बोलता हूँ, आग में घी डालने का काम किया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से मदद मांगा और इसमें भारतीय नेताओं ने, भारतीय जनता ने बड़ी मात्रा में अंग्रेजों का सपोर्ट किया। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 13 लाख सैनिक सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ब्रिटिश शासकों का यहाँ पे सहयोग किया, ब्रिटिशरों का सहयोग दिया अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे वो, ठीक है, मध्य, ठीक है, जो पूरा विश्व का जो भाग है अफ्रीका का, ठीक है, इजिप्ट की तरफ, ठीक है, वहाँ पे 13 लाख से अधिक सैनिकों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। तो बदले में अब भारतीय नेताओं को क्या चाहिए था? तो भाई इनको चाहिए था बहुत सारा अधिकार, इनको चाहिए था स्वराज, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से देखेंगे तो अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए कोई अच्छा काम यहाँ पे नहीं किया। अब इससे क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद से? तो देखेंगे तो आम जन, यहीं से आपको समझना होगा, आम जन पूरी तरीके से, ठीक है, आर्थिक कठिनाई का सामना करने लगी, आर्थिक कठिनाई का सामना करने लगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई युद्ध होगा, इतना बड़ा प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पूरा का पूरा रसद आपूर्ति हो गया, कल कारखानों का यहाँ पे बंद हो जाना, ठीक है, इतने सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, जो भी मतलब अनाज वगैरह है, सारी चीज़ों को उस युद्ध में भेज देना। तो बाकी जो आम जो पब्लिक होगा वो खाएगा क्या, रहेगा कैसे? ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या होती है जब भी कोई युद्ध होता है। तो आर्थिक कठिनाई, जब भी आर्थिक कठिनाई आएगी तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा महंगाई को जन्म देगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड अधिक है और सप्लाई क्या है ही नहीं। महंगाई इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन है। और इससे क्या होता है? तो सभी वर्गों को दिक्कत होता है, सभी वर्ग, एक शब्द काफ़ी है, सभी वर्ग, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि कोई अमीर है गरीब है, सारे के सारे, ठीक है, मतलब निम्न वर्ग से लेके मध्यम वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक के लोगों के सबसे बड़ी समस्या का यहाँ पे कारण होता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या हुआ था यहाँ पे कि भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई। अब इस खाद्यान्न की कमी से क्या होगा?
तो आपको समझना होगा। खाद्यान्न ही नहीं रहेगा, सपोज करिए कि ठीक है धान ही नहीं होगा तो चावल कहाँ से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा जब गेहूं ही नहीं पैदा होगा तो फिर समझ रहे हैं ना आटा कहाँ से आएगा। आपको समझना है खाद्यान्नों की कमी की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, तो औद्योगिक उत्पादन में कमी आ गई। औद्योगिक उत्पादन में कमी आ गई, और औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई, यहाँ पे जो भी खाद्यान्न कम हो गया, किसानों के पास कुछ है ही नहीं, और किसान अभी भी क्या दे रहा है, कर दे रहा है। करों का बोझ किसानों पे ऑलरेडी लदा हुआ है, किसान पे ही नहीं, ठीक है, सारे भारतीयों पे लदा हुआ है। तो समस्या होगी कि नहीं होगी। और फिर एक और यहाँ पे कारण आप डाल सकते हैं कि जब भी इस तरह की समस्या होती है, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है, या फिर ठीक है भूखा हो गया, भूखा के साथ साथ यहाँ पे महामारी फैलने लगेगा, भूख से बहुत सारे लोग मरेंगे, कुपोषण का शिकार होंगे, बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे फैलने लग जाएगी, महामारी हो गया, ठीक है, जैसे प्लेग बहुत तेज़ी से फैला था उस समय। और इसमें हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए, हजारों लाखों की संख्या में इसके बाद से भारत में लोग मरने लगे। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समस्या होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ी समस्याएं जो भारतीय लोगों के पास मौजूद थी, समस्याएं मौजूद थी। अब समझिए क्या लोग ऐसे जी पाएंगे। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बन चुकी है, राजनीतिक संस्थाएं यहाँ पे बन चुकी है, लोगों का कहीं न कहीं गुस्सा अपने पॉलिटिकल अपने राजनेताओं के खिलाफ भी रहेगा। राजनेताओं पे भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी होगी कि हम लोगों की मांगों को, लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करें। अब ऐसे में एक बहुत बड़ी जो समस्या का कारण है, ठीक है, और वो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा विद्रोह, ठीक है, विद्रोह होना इसमें यहाँ पे क्या होगा, तय हो जाएगा। और इसी दरमियान देखेंगे ना यहाँ पे तो कई जगह छिटपुट, जैसे बिहार में छपरा की बात कर ले, गया की बात कर ले, झारखंड के क्षेत्रों की तरफ छोटा मोटा विद्रोह यहाँ पे होता रहा। अब यही आपको समझना है कि जब यहाँ पे विद्रोह हो रहा है तो अब अंग्रेज़ों को लगा कि भाई हमें कड़ा सा कड़ा एक्शन यहाँ पे लेना चाहिए। और अंग्रेज़ों ने इसी के बाद से देखेंगे, इसी के बाद से तो धड़ाधड़ कुछ यहाँ पे करना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पे ये लोग ला दिया रॉलेट एक्ट, ध्यान रखिएगा रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट कानून मैं मेंशन कर देता हूँ, रॉलेट एक्ट कानून। अब इसमें क्या बोला गया कि देखो भाई, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर विद्रोह करेगा, समझिए कोई भी व्यक्ति अगर विद्रोह करेगा तो पुलिस उसको बिना पूछे, ठीक है, जेल में यहाँ पे, ठीक है, बंद कर देगी, उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। समझिए राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। इसके अलावा राजद्रोह के लिए अलग से कानून बनाया गया। किसी को भी कोई, ठीक है, समझ रहे हैं ना, हमने कोई भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे जेल में डाल सकती है। इसी को बोला जाता है रॉलेट एक्ट को। बिना वकील, बिना, ठीक है, दलील का एक ऐसा कानून था। प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से सीमित कर दिया गया। अब ये इतनी बड़ी समस्या थी रॉलेट एक्ट। एक तो भाई लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, ठीक है, बीमारी से लोग मर रहे हैं, उस ऊपर से भाई विद्रोह करेगा तो भाई रॉलेट एक्ट के माध्यम से तुमको सजा दिया जाएगा। समझ रहे हैं। कुल मिला के इसमें मामला यही था कि किसी भी भारतीय पर मुकदमा ये गवर्नमेंट चला सकती थी, किसी भी भारतीय पर मुकदमा चला सकती थी, ठीक है। राजद्रोह का मुकाबला के लिए, सॉरी, मतलब मुकदमा के लिए अलग से न्यायालय की स्थापना की गई थी, सोचिए, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी यहाँ पे क्या था, समस्या का कारण था। अब यही जो चीज़ यहाँ पे भड़कने लगा कस के, खासकर पंजाब के क्षेत्रों में, समझिए पंजाब के क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे भी समस्या थी, पंजाब के लोगों को भी समस्या थी। तो पंजाब में क्या किया गया, तो मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का मतलब ही है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कि कोई भी एक्टिविटी अगर पाते हुए ग्रुप में अगर कोई यहाँ पे पाया जाएगा तो उसको पकड़ के सीधे जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब मार्शल लॉ जब लग जाता है तो डायरेक्ट, ठीक है, गोली से भी मारने का पूर्णतः समझिए कि पहले से आदेश यहाँ पे पारित हो चुका होता है। अब यही समस्या था कि जब पंजाब के क्षेत्रों में, ठीक है, 13 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल को जब बैसाखी का जब पर्व था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बैसाखी का जब पर्व था यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो गए। अंग्रेजों को लगा कि भाई ये हमारे खिलाफ गुटबंदी करेंगे, विद्रोह करेंगे। फिर वहीं पे, ठीक है, यहाँ पे डायर के नेतृत्व में यहाँ पे क्या कर दिया गया, गोली बारूद एकदम निहत्थे लोगों के यहाँ पे मार दिया गया। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग माना जाता है कि 400 से अधिक लोग यहाँ पे, निहत्थे लोगों पे गोलियाँ यहाँ पे चला दी गई। अब सोचिए यहाँ ऑलरेडी समस्या है, यहाँ समस्या को और क्या कर दिया, भड़का दिया। इसका विरोध भारत के अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पे किया गया।
भारत के अलग अलग राज्यों से भी किया गया। अब इसी विरोध को जांचने के लिए एक समिति बैठा, जिस समिति का नाम था हंटर समिति। जिस समिति का नाम था हंटर समिति। हंटर समिति से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, ये समिति अभी कुछ कार्य करती, अपना रिपोर्ट सौंपती, तब तक ब्रिटेन के, समझ रहे हैं ना, ब्रिटेन के संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो यहाँ पे डायर का जो काम था, ध्यान रखिएगा, एक जनरल डायर है और एक माइकल ओ डायर है, तो ठीक है, तो जो गोली चलवाया वो माइकल ओ डायर है, ठीक है, कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड में बोल दिया गया कि डायर ने जो भी किया, ध्यान रखिएगा, डायर ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, वो उचित था, वो करना चाहिए उसको। और तो और वहीं पे एक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग पोस्ट में, ठीक है, ब्रिटेन की है, लगभग डायर के फैमिली के लिए 30,000 पाउंड की राशि भी इकट्ठा किया गया उसको प्रोत्साहित करने के लिए। अब ये बात जैसे भारतीयों को पता चली, समझिए एक ऐसे ही आक्रोश था, कितनी बड़ी समस्या थी, लगभग 400 से ऊपर लोग मारे गए, निहत्थे लोगों को मार दिया गया, और ऐसे में तुम क्या कर रहे हो, उसका महिमा मंडन कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। अब देखेंगे तो अब इन्हीं सारी चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा चेक एंड बैलेंस करने के लिए आपको पता है कि इसी समय यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लाया गया, ध्यान रखिएगा, इसी से लिंक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का यहाँ पे लाया गया। इसमें क्या था कि इनका बेसिकली यही था ना कि भाई तुमको स्वराज चाहिए तो हम देंगे, लेकिन तुमको अभी अपने आप पे शासन करना यहाँ पे नहीं आता है, तुम लोग अभी भी क्या हो, मतलब शासक बनने लायक नहीं हो, सभ्य अभी भी नहीं हो, हम तुम्हें सिखाएंगे। इसीलिए जो भी भारत का प्रांत है, ध्यान रखिएगा, जो भी भारत का प्रांत है उन प्रांतों में तुम्हारी अपनी सरकार होगी, तुम प्रांतों में अपनी सरकार बनाओ, लेकिन केंद्र में जो सरकार होगी, ध्यान रखिएगा, केंद्र में जो सरकार होगी वो ब्रिटिश सरकार की होगी। और जो भी अलग अलग जो प्रांत थे, इन प्रांतों में, ठीक है, चुनाव कराए जाने का यहाँ पे, ठीक है, घोषणा यहाँ पे किया गया कि थोड़ा बहुत, ठीक है, भारतीय लोग यहाँ पे मतलब थोड़ा उनको संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कुल मिला के जब इस तरह का जो सिस्टम होता है, केंद्र में कोई और है, राज्य में कोई और है, खासकर जब बाहरी विदेशी शक्ति के रूप में मौजूद है, तो इसी को बोला जाता है यहाँ पे द्वैध शासन, या फिर इसको बोला जाता है दोहरी शासन। देख रहे हैं ना, द्वैध शासन, दोहरी शासन, दो लोगों की शासन, ठीक है। अब इसका जो काम क्या था, ठीक है, तो जनता को किसी भी कीमत पर राहत पहुंचाने का काम नहीं था। अंग्रेज बस अपनी जिम्मेदारियों से, ठीक है, भारतीयों को लॉलीपॉप पकड़ा के अपने जिम्मेदारियों से यहाँ पे भागना चाह रही थी। इसी दरमियान देखेंगे तो खिलाफत का मुद्दा भी काफ़ी अधिक उठने लगा था। खिलाफत का मुद्दा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इसे भी दिखाना है, और बीपीएससी में पूछा भी जाता है, हालांकि अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन कभी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में असहयोग की भावना को दिखाए, ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और खिलाफत की भावना को भी दिखाए, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। तो कैसे हिंदू मुस्लिम एक हुए बिना खिलाफत का मुद्दा उठाए, फिर से ये आंसर आपको आधा अधूरा लगेगा। तो खिलाफत का मुद्दा, ध्यान रखिएगा, खिलाफत का मुद्दा। अब देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में जो दो बड़ी बड़ी शक्तियाँ पार्टिसिपेट की हुई थी, एक तरफ देखिए तो ब्रिटेन था, दूसरे तरफ देखेंगे यहाँ पे तो जर्मनी था। अब जर्मनी का जो सपोर्ट कर रहा था, ध्यान रखिएगा, तुर्की कर रहा था, जर्मनी का सपोर्ट तुर्की कर रहा था। इधर, ठीक है, ब्रिटेन की तरफ सब हंगरी वगैरह सब एक से एक इधर भी देश था, जर्मनी की तरफ भी था, यहाँ वो विषय नहीं है। बस जानिए कि ब्रिटेन के शत्रु देश जर्मनी का तुर्की ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। अब आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई, जर्मनी यहाँ पे हार गया था। अब इससे क्या हुआ, तो अब बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने तुर्की पे, ठीक है, बहुत सारा सैंक्शन लगाना शुरू किया, तुर्की को यहाँ पे बांटना शुरू कर दिया, तुर्की को विभाजित करना शुरू कर दिया, बांट दिया। और तुर्की में जो खलीफा था, समझ रहे हैं ना, तुर्की में एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, और वहाँ पे पूरा का पूरा मुस्लिमों का जो धर्म गुरु जिसे खलीफा बोला जाता था, वो तुर्की में रहता था उस समय। इस खलीफा से पूरे विश्व के मुस्लिमों की आस्था जुड़ी हुई थी। इस खलीफा के पद को पूरी तरीके से अंग्रेज लोग क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, सब समझिए, समाप्त कर दिया। अब इससे क्या हुआ, तो पूरे देश की मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो गई, और उसमें एक भारत भी था।
अब यही है कि मुसलमान लोग इस असहयोग आंदोलन से शायद नहीं जुड़ पाते, क्योंकि उस समय तक मुसलमानों को अगर देखेंगे तो पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली दिया जा चुका था 1909 में। अंग्रेजों के द्वारा बहुत हद तक देखेंगे तो मुसलमानों को ठीक से एक एक यहाँ पे लाभ देने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब खिलाफत का मुद्दा यहाँ पे छाया तो सबसे बड़ी समस्या था, ठीक है, भारतीय मुसलमानों के लिए, चूँकि उनके आस्था से यहाँ पे पूरी तरीके से खिलवाड़ किया गया। यही तो कारण है ना कि 1916 में देखेंगे, 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा तो कांग्रेस का, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का सपोर्ट करते नजर आएगी मुस्लिम लीग। दोनों एक मंच में, ध्यान रखिएगा, दोनों एक मंच में खड़े होकर अपनी बातों को रख रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको समझ में आ गया था, समझ रहे हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे आ गया, भारत में भी फैलने लगा। भारत में जो मुसलमान हैं ये लोग भारतीय अंग्रेजों का, ब्रिटिश शासक का यहाँ पे लोग विरोध करने लगा। अंग्रेज सब देख के पगला गया कि भाई ये देखो ये क्या हो रहा है, ठीक है। और इसी का जो फ़ायदा जो उठाया, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे उठाया गया। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा उठाया गया। मुस्लिमों ने क्या किया यहाँ पे, तो भारत में खिलाफत कमेटी का गठन किया। भारत में एक कमेटी था जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। इस खिलाफत कमेटी में देखेंगे तो अली बंधु का नाम बहुत फेमस है, अली बंधु। इसके अलावा मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, एक सब ऐसे नाम हैं जो बार बार देखेंगे तो आगे चल के धीरे धीरे यही लोग कांग्रेस में आजीवन देखेंगे तो ये लोग सम्मिलित हो गए, ठीक है। अर्थात मुस्लिम लीग की तरफ नहीं गए, कांग्रेस में ही यहाँ पे मिले रह गए। तो जब इन लोगों ने, ठीक है, खिलाफत कमेटी के माध्यम से पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की ठान ली कि भाई तुर्की के मामले को हर हाल में ठीक करना है, खासकर खलीफा के पद को लेके। तो अब गांधी को लगा कि भाई हमें इनको साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है। गांधी आए और बोले कि देखो ऑलरेडी मेरे द्वारा असहयोग चलाया जा रहा है, तुम लोग भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तुम्हारी भी मांगों को मेरे द्वारा उठाया जाएगा, ठीक है। करना क्या है, असहयोग की भावना ही रखना है। तो यहाँ पे लोग राजी हो गया। अब गांधी, देखिए यही थे ना, गांधी लॉ एंड ऑर्डर, खुद एक वकील थे, लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी अच्छी तरीके से मानते थे। तो गांधी जैसे चंपारण में जब पटना गए तो अचानक, पटना से आपको ध्यान होगा कि अचानक नहीं चले गए गांधी मोतिहारी। शुरुआत में उन्होंने, ठीक है, कमिश्नर से सहायता मांगा, जो भी प्लांटियर्स एसोसिएशन था उसके मंत्री से सहायता मांगा कि भाई क्या है नील बगानों की स्थिति, ठीक कर दो इनकी स्थिति। लेकिन जब लोग नहीं मानता है ना, तब गांधी रास्ता चुनते हैं। माना जाता है कि गांधी इसके बाद से गए वायस राय से मुलाकात किया, अर्थात कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी थे। और इधर देख रहे हैं ना, यहाँ पे खिलाफत कमेटी में जो भी मेंबर थे, दोनों यहाँ पे गए किसके पास, वायस राय के पास। वायस राय ने इनकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे, ठीक है, कि गांधी ने अब यहीं से रास्ता चुन लिया असहयोग का, तो ऐसा कहना पूरी तरीके से यहाँ पे सही नहीं होगा। इनकी मुद्दों को लेके गांधी कहाँ गए, वायस राय के पास, कि भाई देखो इनकी जो समस्या है ठीक कर दो। एक बहुत बड़ा ये कारण था, लेकिन वायस राय ने क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। अब गांधी अब समझ ही गए थे कि अब हमें क्या करना है, अर्थात अब हमें उस असहयोग की भावना को अपनाना ही होगा, ठीक है, असहयोग आंदोलन को शुरू करना ही होगा। हालांकि माना जाता है कि तिलक प्रसाद के द्वारा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तिलक प्रसाद के द्वारा आलोचना भी की गई थी, उनका एक अलग एस्पेक्ट था, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चले नहीं, लगभग 1920 में ही देखेंगे, ठीक है। तो इसी के आसपास, ठीक है, उनकी यहाँ पर मृत्यु भी हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गांधी ने इस मामले में बोला भी था। तो देखो भाई, हिंदू मुस्लिम अगर देखा जाए तो 1857 में ही शायद हिंदू जो मुस्लिम जो सैनिक थे मिल के जो लड़ रहे थे, उसके बाद से ये दौर है, इस असहयोग का दौर है जिसमें हिंदू मुसलमान एक साथ मिल के अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन शायद इसके बाद से ये दौर ना आया है। और गांधी ने जो बोला, ठीक है, अभी तक देखेंगे तो सत्य ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से जितना भी आंदोलन हुआ, मुस्लिमों ने, ठीक है, अपने आप को गांधीवादी आंदोलन से, ठीक है, मतलब बहुत एक उनका जो बड़ा जो भाग था, खासकर मुस्लिम लीग, वो कटा ही रहा। तो इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गांधी की भूमिका की।
गांधी की भूमिका। अब आपको ध्यान रखना है कि वायस राय के द्वारा इनकी बातों को क्या कर दिया है, अनसुना यहाँ पे कर दिया है। अब यहीं से आपको देखना है गांधी की भूमिका। तो देखेंगे तो 1920 में लगभग सितंबर का महीना है, ध्यान रखिएगा सितंबर का महीना है, आनन फानन में 1920 में, ठीक है, कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कलकत्ता में स्पेशल जो सेशन होता है, ठीक है, विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता जो किया गया था, लाला लाजपत राय, लाला राजपत राय, LRG, लाला राजपत, ठीक है, सॉरी लाला, ठीक है, लाजपत होता है ना, LLJ, लाला लाजपत राय, LLR हो जाएगा, ठीक है। खैर यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बातें क्या रखा गया है यहाँ पे देखिए गांधी के द्वारा, ठीक है। तो गांधी ने, ठीक है, अपनी बातों को रखा कि देखो हम यहाँ पे जैसे चंपारण सत्याग्रह किए थे, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, असहयोग आंदोलन करना चाहते थे। सारे कांग्रेस के मेंबर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, असहयोग आंदोलन करना चाहते हैं। अगर ये असहयोग आंदोलन सफल हो गया तो मान के चलो कि एक साल में भारत को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। स्वराज माने हमारा राज, ठीक है, हमारा यहाँ पे राज चलने लगेगा, ठीक है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, जो भी बनाया गया चीज़ उसके हिसाब से यहाँ पे चलने लगेगा। अंग्रेजों की भूमिका यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब इसको देखेंगे शुरुआती तौर पे, ठीक है, तो CR दास के द्वारा भी विरोध किया गया, ठीक है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू नहीं होगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका विरोध भी किया गया। इन दोनों लोगों के द्वारा यहाँ पे विरोध किया गया। लेकिन अभी भी कांग्रेस में जो एक धड़ा था गांधी को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, इसमें कुछ फेमस नाम है जैसे कि मोतीलाल नेहरू, M नेहरू, इसके अलावा जो कांग्रेस की तरफ थे अली बंधु, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, तो गांधी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया कि भाई जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमें एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। माना जाता है किसी समय से आंदोलन का वातावरण तैयार हो गया। अब इसके बाद से जब वातावरण तैयार हो गया तो गांधी की यही प्रक्रिया थी कि लोगों से जुड़ना है, लोगों को इकट्ठा करना है, भीड़ इकट्ठा करना है। और भीड़ इकट्ठा करने के लिए अब इन लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ गांधी चल पड़े गांव-गांव घूमने। माना जाता है कि महज 1 से 2 महीने में गांधी ने समस्त भारत का भ्रमण किया। और जब दक्षिण की तरफ गए तो वहीं पे दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन आया और यहाँ पे पूरी तरीके से ये अप्रूवल दे दिया गया कि अब आंदोलन क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो अब यहीं से गांधी की भूमिका यहाँ पे अधिक हो जाती है। अब गांधी ने बताया कि किस तरीके से आंदोलन करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गांधी को इस मामले में, ठीक है, मतलब एकदम पारंगतता थी, समझ रहे हैं ना, एकदम इसके आसपास मतलब स्पेशलाइजेशन थे कि कैसे यहाँ पे ब्रिटिशरों के यहाँ पे विरोध किया जाना चाहिए। चूँकि सांप भी मर जाए लाठी भी, ठीक है, ना टूटे। अगर हिंसा के माध्यम अपनाओगे तो भाई अंग्रेज लोग तुम्हें मार देंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे। तो अहिंसा पे गांधी का पूरा यहाँ पे बल होता था। अब गांधी ने, ठीक है, जो कार्यक्रम फिट किया उसके कार्यक्रम को आप लोग एग्जाम में इस तरीके से दिखाएंगे तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पे मिल सकता है। गांधी के कार्यक्रमों को यहाँ पे असहयोग आंदोलन को रूप में, ठीक है, 2 भागों में समझने की जरूरत है। पहला तो है इनका रचनात्मक कार्यक्रम। इस रचनात्मक कार्यक्रम में गांधी का एक ही उद्देश्य था कि हर हाल में भारत की, समझना है आपको, भारत की, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमी हो, कल्चरल हो, हर तरीके से इसका क्या करना है, उत्थान करना है। खासकर, ठीक है, इन सारे चीज़ों का जब तक उत्थान नहीं होगा आपस में लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा गांधी हिंदू और मुस्लिम की एकता पे हर जगह बल देते थे, चूँकि खिलाफत आंदोलन भी पैरेलल रूप में चल रहा था। इसके बाद से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे राष्ट्रीय स्कूल हो गया, राष्ट्रीय स्कूल, या फिर हम लोग महाविद्यालय की बात कर लें, महाविद्यालय की।
स्थापना यहाँ पे की गई। चूँकि यहाँ पे गांधी के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा, स्टूडेंटों से भी बोला जाएगा, रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा, बोला जाएगा कि अगर तुम सक्षम हो तो सरकारी स्कूल कॉलेज सब छोड़ दो। तो छोड़ेगा लोग, कहीं ना कहीं उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था चाहिए ना। तो राष्ट्रीय स्कूल महाविद्यालय कैसा होगा? देसी होगा, भारत के लोगों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रतीक बनाया गया खादी और चरखा को, खादी और चरखा को, ताकि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिल पाए भारत में। ठीक है, क्योंकि अभी तक विदेशी वस्तुओं से भारत का बाजार एकदम भरा पड़ा था। इसमें महिलाओं ने, ठीक है ध्यान रखिएगा, इसमें गांधी ने SC ST हो गया, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, दोनों ही वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का प्रयास किए। इनके उत्थान पे बल दिया कि भाई ये भी भारत के, ठीक है, निवासी है, भारत के लोग हैं, इनको भी साथ में लेकर चलना चाहिए, तभी तो भीड़ अधिक होगा, इनकी संख्या अच्छी खासी होती है। और महिलाओं के लिए इन्होंने, ठीक है, कई सारा कार्य किया। कुल मिला के देख पा रहे हैं यहाँ पे लोगों को सब क्या हो रहा है, भारत के एक एक लोगों को, एक एक वर्ग को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कुछ और भी था, नकारात्मक कार्यक्रम। अब नकारात्मक कार्यक्रम के रूप में आपको समझना है, यही होता है विश्लेषण ना। देखिए कैसे आप अच्छे तरीके से चीज़ों को आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें गांधी का जो प्रमुख जो हथियार था अहिंसा, ध्यान रखिएगा अहिंसा, ठीक है, और अहिंसा का जो यहाँ पे रूप था अलग रूप में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नकारात्मक कार्यक्रम के तहत बताना है आपको कि जैसे कि शोषण हो गया, ठीक है, शोषण को रोकना या फिर शोषण को यहाँ पे निष्क्रिय करना था। अब इसके लिए जो भी हथकंडा अपनाया गया, जैसे कि विदेशी वस्तु, जो भी विदेशी वस्तु है या फिर व्यापार है, उसका क्या करना है, हर तरीके से बहिष्कार करना है। सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल, कॉलेज या फिर महाविद्यालय हो गया, ठीक है, महाविद्यालय, न्यायालय, या फिर जो भी यहाँ पे उपाधि जो दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, उपाधि हो गया, या फिर जो भी पुरस्कार दिया गया है, दरबारी पुरस्कार, सारे ही चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पे बहिष्कार करना है। गांधी यही नहीं रुके, बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसका बहिष्कार करो। कांग्रेस के लोगों ने बहिष्कार किया। ठीक है, इसके अलावा गांधी ने एक चीज़ यहाँ पे नहीं रखा कि किसानों को, गांधी ने ये नहीं बोला कि कर देने से क्या कर दो, मना कर दो, क्योंकि किसान अगर कर देने से मना कर देते तो फिर अंग्रेज क्या होते, मतलब बलपूर्वक कर वसूलने पे जोर दे देते, गांधी का आंदोलन फेल हो जाता, यहीं से हिंसा का माध्यम यहाँ पे, ठीक है, शुरू हो जाता। तो इन सारे ही घटनाओं के माध्यम से आप देख रहे हैं, ठीक है, यही था गांधी का नकारात्मक कार्यक्रम कह सकते हैं, या फिर अंग्रेजों से, ठीक है, भारत का शोषण के मुक्ति के रूप में प्रयोग किया जाने वाला हथियार के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। अब यही सारा चीज़ ना देखेंगे तो हर एक राज्य में ये यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्र होगा, अलग अलग नाम आएंगे, अलग अलग राज्यों में। जैसे आप BPSC दे रहे हैं तो BPSC के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है। अगर आप यूपी की तैयारी करेंगे तो यूपी में लोकल लेवल पे क्या घटना हुआ है उसको आपको बताना है। ठीक है, यही है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट कुल मिला के आपका यही है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बिहार में असहयोग आंदोलन का विस्तार। लेकिन बिहार में असहयोग आंदोलन के विस्तार से अगर पहले अगर देखा जाए तो बिहार के लोग देखिए, ठीक है, काफ़ी एक्टिव लोग थे। 1917 में अगर बिहार में देखें तो ऑलरेडी चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे हो चुका था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह ऑलरेडी हो चुका था। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 1919 के दरमियान जब गांधी की एक सुगबुगाहट थी असहयोग के लेके, तभी बिहार में असहयोग यहाँ पे शुरू हो गया था लगभग। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले 6 अप्रैल 1919 को मैंने बताया था वहाँ पे हड़ताल किया गया था, छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, झरिया में। तो यहाँ पे असहयोग की भावना देखेंगे, ठीक है, तो गांधीवादी प्रक्रिया के तहत पहले से यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग अगर बिहार की विस्तार की बात कर रहे हैं, बिहार की, ठीक है, सॉरी, बिहार में हम लोग विस्तार की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें नया चीज़ क्या हो रहा है। बिहार में विस्तार या फिर क्वेश्चन का जो दूसरा जो पार्ट होगा, ठीक है, असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, लगभग देखा जाए तो अगस्त, ठीक है, 1920 में, अगस्त 1920 में प्रांतीय राजनीतिक, बिहार प्रांतीय राजनीतिक
सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया गया। ठीक है, बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का यहाँ पे ठीक है आयोजन किया गया। कहाँ किया गया ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भागलपुर में किया गया और इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यहाँ पे किया गया। माना जाता है कि इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया कि भाई हमें भी जो गांधी काम कर रहे हैं हमें भी असहयोग यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि बिहार में तो असहयोग पहले से चल रहा था, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक और चीज़ और जोड़ दिया, स्वराज को जोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, स्वराज को जोड़ दिया कि हमें असहयोग करना है। किसके लिए? स्वराज, अपने राज्य के लिए यहाँ पे ठीक है पूरी तरीके से इसके सफल बनाना है, करना है। अब यहीं से मामला माना जाता है कि अप्रूवल हो गया कि भाई एकदम क्यों नहीं करना है। अब राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ बहुत सारे जो भी वकील थे, जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद हो जाएगा, मजहरुल हक का आप नाम को नहीं भूलना है, ठीक है, वो भी वकील थे। तो सारे ही लोगों ने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, अप्रूवल यहाँ पे दे दिया गया। और यहाँ पे बोला भी गया कि जो भी इसकी रूपरेखा बिहार में रूपरेखा या जो भी इसकी कार्यक्रम होगा कि कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये उसमें एक ही प्रक्रिया होगी और वो प्रक्रिया होगी गांधीवादी प्रक्रिया। अर्थात गांधी ने जैसे जैसे बोला है, जैसे जैसे बताया है, उसी तरीके से इस आंदोलन को ठीक है आगे ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर 1 हम लोगों ने क्या देखा था अभी, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन। अब नंबर 2 देखिए यहाँ पे आप लोग। नंबर 2 में चुनाव का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार। ठीक है, तो मैंने बताया था 1919 में जब, ठीक है, 1919 में जब मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था तो प्रांतों में जो स्वायत्तता देने की बात की गई थी, तो प्रांतों में सरकार बनाने के लिए क्या होगा, चुनाव होगा। अब यही जो चुनाव होने वाला था इस समय, तो यहाँ पे शुरू हो गया सहयोग आंदोलन। बोला गया कि भाई हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो विधायिका का चुनाव होने वाला था, विधायिका का चुनाव होने वाला था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जो मेंबर थे, जैसे कि नाम है मजहरुल हक, इनका नाम हमेशा याद रखिएगा। मजहरुल हक की कहानी ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिसे गांधी गए थे वकालत करने के लिए ब्रिटेन, वैसे मजहरुल हक भी गए थे, ध्यान रखिएगा, वकालत करने के लिए ब्रिटेन। और माना जाता है कि मजहरुल हक की जो मुलाकात वहीं ब्रिटेन में गांधी से हुई थी, जिसकी वजह से दोनों अच्छे खासे, समझ रहे हैं ना, मतलब वहाँ पर दोस्त ये लोग ठीक है बन चुके थे। इसीलिए तो जब पटना आए, ठीक है, नील किसानों की समस्या को उठाने के लिए जब पटना आए तो गांधी कहाँ रुके थे, मैंने बताया था कल आपको, रुके थे मजहरुल हक के पास, क्योंकि पहले से जानते थे। ठीक है, तो मजहरुल हक। इसके बाद नाम आता है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद शफी, इसके अलावा कुछ अन्य जो भी लोग थे। कहने का मतलब क्या है कि जो भी विधायिका के चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले थे, इन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी यहाँ पे ले ली। अब कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा प्रांतों में, जो ब्रिटिश लोग थोड़े लड़ नहीं आएगा, प्रांतों में भारतीयों को लड़ना था, कोई उम्मीदवार ही नहीं आएगा तो चुनाव कैसे होगा, सोचिए। तो उम्मीदवार ही लिया गया, चुनाव का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, चुनाव का बहिष्कार यहाँ पे किया गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करें हम लोग, वकील और अधिकारियों के द्वारा बहिष्कार। क्योंकि गांधी बोले थे जो भी वकील लोग हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, वकील हैं, सब क्या करें, बहिष्कार करें। इसमें नाम आपको बताना है और यही नाम आपको ठीक है थोड़ा बहुत रटना भी पड़ सकता है। इन नाम को लिखेंगे नहीं तो अच्छा आंसर आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, खुर्शैद हसन, महेंद्र प्रसाद, खुर्शैद हसन, कृष्ण सिंह, देखिए कृष्ण सिंह। इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह, यहाँ पे फिर आएगा वकील ब्रजकिशोर प्रसाद, मथुरा प्रसाद। ऐसे बहुत सारे जो अनगिनत जो लोग थे, जो बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखेंगे तो वकील थे। इन सारे ही लोगों ने ठीक है बहिष्कार कर दिया। कोर्ट में वकील ही नहीं जाएंगे तो फिर कोर्ट कैसे चलेगा, सोचिए। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है। उसके बाद इतना ही नहीं रुका, ठीक है, क्योंकि बड़ी मात्रा में अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शराब, समझ रहे हैं ना, शराब को बेच के वहाँ से रेवेन्यू वसूला जाता था। तो देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे शाहबाद के क्षेत्रों की तरफ। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि शाहबाद का जो क्षेत्र है, ठीक है, अगर देखेंगे आज वर्तमान में तो भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है,
कैमूर है, ठीक है, ये सब पहले शाहबाद का क्षेत्र हुआ करता था। तो शाहबाद के क्षेत्रों में देखेंगे यहाँ पे तो नशाबंदी आंदोलन चलाया गया, नशाबंदी आंदोलन चलाया गया, ठीक है। वहीं पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है डुमराव, डुमराव, ठीक है। यहाँ पे माना जाता है कि 13 नवंबर, ठीक है, 1920 को यह लोगों से अपील किया गया कि भी सारे लोग नशा छोड़ दें, शराब नहीं पिए, ठीक है, इससे अंग्रेजों को ही फायदा होता है। और आगे चल के देखिए बीपीएससी प्रश्न भी बनाता है, ठीक है, कितने बार प्रश्न बना दिया था कि अंग्रेजों के द्वारा भारत के किन किन राज्यों को शराब कंज्यूम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल था, बिहार था, उसमें दोनों पे यहाँ पे, ठीक है, इस असहयोग के दौरान इनके वस्तुओं का बहिष्कार यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अब सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार, ठीक है, बहुत ही ऐतिहासिक, समझ रहे हैं ना, ये पल है क्योंकि इसी का जो हिस्ट्री है बिहार में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे कि मोहम्मद शेर, मोहम्मद शेर, ये पटना लॉ के विद्यार्थी थे, पटना लॉ के विद्यार्थी थे। इन्होंने पटना लॉ कॉलेज को छोड़ दिया। उस समय लॉ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी एक भारतीय होने के नाते। पटना लॉ से, ठीक है, इन्होंने एकदम इस्तीफा दे दिया, छोड़ ही दिया। इसके अलावा दो नाम और हैं, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी और मोहम्मद शेख, मोहम्मद शेख। उस समय था स्टेबलाइज हो चुका था बीएन कॉलेज। ध्यान रखिएगा बीएन कॉलेज का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो उस समय बीएन कॉलेज यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुका था। यहाँ से इन लोगों ने भी क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। अब इनको वैकल्पिक साधन मुहैया कराने के लिए, ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक साधन मुहैया कराने के लिए, क्योंकि जो भी छात्र छोड़ रहा, स्टूडेंट छोड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो भाई उसको एक अल्टरनेट व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। तो वैकल्पिक साधन मुहैया कराने के लिए यहाँ पे पहल किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। शिक्षा की वैल्यू ये लोग समझ रहे थे और इसमें एक अच्छा रोल प्ले किया गया, ठीक है। मोहम्मद फजलुल रहमान, मोहम्मद फजलुल रहमान, ठीक है। इन दोनों के प्रयासों के फलस्वरूप देखेंगे तो पटना गया मोड़ के पास, पटना गया मोड़ के पास एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया जिसका नाम है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय। 5 जनवरी 1921 को, ध्यान रखिएगा, 5 जनवरी 1921 को। और इसके प्रथम जो, समझ रहे हैं ना, हेड जो बने, प्राचार्य बने राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे बनाया गया। तो आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। आगे चल के लिंक हो जाएगा, देख रहे हैं ना, बीएन कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज, बिहार राष्ट्रीय, ठीक है, कॉलेज, ठीक है। तो ये मैंने बताया था बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि पटना गया के पास क्या किया गया, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया, ठीक है। वैसे ही देखेंगे तब यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है, और स्टूडेंट छोड़ के आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बिहार कॉलेज इंजीनियर से, जो कि उस समय, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा संचालित हो रहा था, यहाँ से 15 जो छात्र है इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दिया और ये लोग आ गए किसके पास, मजहरुल हक के पास, मजहरुल हक के पास, ठीक है, मार्गदर्शन के लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। और वो ये बड़ा परेशान हो गए मजहरुल हक, ठीक है। तो मजहरुल हक के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपने एक इनके बहुत अच्छे एक मित्र थे जिनका नाम था, ठीक है, खैरू मियाँ, खैरू मियाँ, खैरू मियाँ से बात शेयर किया। खैरू मियाँ ने अपनी एक बहुत बड़ी जो यहाँ पे भूमि ज़मीन दे दी कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे क्या करो, तो भाई इनके लिए कॉलेज करो, ठीक है। तो भूमि को क्या किया गया, यहाँ पे ज़मीन में यहाँ पे दान दे दिया गया और यहीं पे बनाया गया मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम यहाँ पे बनाया गया, ध्यान रखिएगा, सदाकत आश्रम। और इसमें जो छात्रों को, ठीक है,
चरखा हो गया, सूत काटना हो गया, यही सारे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट थे यही सब यहाँ पे काम करते थे। अब चरखा काटना, सूत काटना हो गया, समझ रहे हैं। तो आगे चल के यह राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बन गया, मुख्यालय बन गया, सदाकत आश्रम। बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा, सदाकत आश्रम, ठीक है। और कालांतर में आगे चल के देखेंगे तो बिहार कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, बिहार कांग्रेस कमेटी का भी एक कार्यालय बना, बिहार कांग्रेस कमेटी का एक कार्यालय भी बना। दो चीज़ यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद सदाकत आश्रम से ही चूँकि स्थापना किया गया था मजहरुल हक के द्वारा, तो यहीं से मजहरुल हक के द्वारा इंग्लिश में समाचार पत्र निकाला गया, मदरलैंड, ध्यान रखिएगा, मदरलैंड, ठीक है। 30 सितंबर 1921 को, 30 सितंबर 1921 को निकाला गया, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना का प्रचार करना, नेशनलिज्म को, ठीक है, बढ़ावा देना, राष्ट्रीय भावना को प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करना और हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना, बनाए रखना। तो वैसे कुछ कारण दिख रहे हैं मदरलैंड में, इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। ये था सरकारी स्कूल, ठीक है, जो भी कॉलेज जहाँ से स्टूडेंट छोड़ के आए उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था किया गया। अब यहाँ पे बात, जैसे गांधी जी को पता चला कि भाई मैंने तो बोल दिया है कि भाई पूरे, ठीक है, देश के लोग जो भी स्टूडेंट हैं ये स्कूलों को छोड़ देते, लेकिन उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था करने की ज़रूरत है। इसीलिए बिहार में यहाँ पे देखेंगे तो गांधी जी के सहयोग से बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, बिहार विद्यापीठ की यहाँ पे स्थापना की गई। कारण क्या था, तो गांधी, ध्यान रखिएगा, कारण था गांधी राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र को स्टेबलाइज करना चाहते थे, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र को स्टेबलाइज करना चाहते थे, बनाना चाहते थे। इसके लिए जगह जगह, समझ रहे हैं ना, मतलब डोनेट करने की अपील करते थे। खुद जब विद्यापीठ को बनाना था तो माना जाता है कि कोई गुजरात का व्यापारी था, वहाँ से उस व्यापारी से पैसे डोनेट करवा के लाए थे और सारा पैसा इस विद्यापीठ को बनाने में लगा दिया गया। 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का, बिहार विद्यापीठ का गांधी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अब ये बिहार जो विद्यापीठ है, समझ रहे हैं ना, बहुत ही बड़ा एक यूनिवर्सिटी टाइप का आप समझ सकते हैं। इसमें टोटल अगर देखा जाए उस समय तो 50 से अधिक राष्ट्रीय हाई स्कूल इसमें शामिल था, हाई स्कूल इसमें शामिल था, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो 25,000 से अधिक इसमें बच्चे पढ़ते थे, जिसमें 500 से अधिक बच्चों ने राष्ट्रीय माने असहयोग आंदोलन में, इस असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट भी किया। अब इस बिहार विद्यापीठ के माने जो यहाँ पे कुलपति थे, कुलपति बनाया गया किसको, मजहरुल हक को, ध्यान रखिएगा, मजहरुल हक को। और उप कुलपति जो बनाया गया, उप कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे बनाया गया। इसमें जो शिक्षा का स्तर था, अलग अलग लेवल पे शिक्षा दिया जाता था, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा भी, प्राथमिक से लेके हाई स्कूल हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंटर का होता है ना, बोलते हैं बिहार में बोलते हैं आईए कर रहा है, ठीक है, तो यही है, इंटरमीडिएट का हो गया, साइंस का हो गया, आईएससी का हो गया, ठीक है, बीए हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है। इन सबको यहाँ पे शिक्षा यहाँ पे दिया जाता था। तो इतना आपको ध्यान रखिएगा। और देखिए बिहार विद्यापीठ से जो लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण आगे जुड़े, माना जाता है जयप्रकाश नारायण के पुत्र, वे भी यहीं से विद्यापीठ से स्टडी किए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन दोनों को क्या मिला है, भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है। तो थोड़ा बहुत आपको दिखाना होगा कि बिहार विद्यापीठ से ही ये लोग संबंधित, ठीक है, रखते थे। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि बिहार में देखेंगे तो कौमिक सेवक दल की स्थापना किया गया, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना किया गया, कौमिक सेवक दल, ठीक है। अब इसका क्या देखिए मतलब उद्देश्य था, तो देखिए अखिल भारतीय जो कांग्रेस, ठीक है, का जो मोटिव था, जो विजन था, एक्चुअली गांधी का ही वो विजन था कि भाई असहयोग को हर तरीके से क्या करना है, ऊपर रखना है, कहीं पे कोई हिंसा ना हो जाए। तो इसीलिए कौमिक सेवक दल का, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, गठन करने का प्रयास किया जाता था। अब अखिल भारतीय, ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय जो कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी बोल सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो भी प्रांतों में, समझ रहे हैं ना, जिस जिस प्रांतों में इनकी जो शाखाएं होती थी, जैसे कि बिहार प्रांतीय जो समिति था यहाँ पे बिहार में मौजूद था, तो यहीं आपको समझना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा बिहार में
ये आंदोलन सुचारू रूप से अहिंसक रूप से चलते रहे, इसीलिए कौमिक सेवक दल का गठन किया गया। तो किसके माध्यम से? बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति, ठीक है। इन लोगों के माध्यम से यहाँ पे ध्यान रखिएगा 27 नवंबर 1921 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कौमी दल की स्थापना की। इनके सदस्यों को अहिंसा के लिए, ध्यान रखिएगा, अहिंसा के लिए यहाँ पे शपथ दिलवाया जाता था, प्रतिज्ञा दिलवाया जाता था कि भाई प्रतिज्ञा खाओ कि कभी हम, ठीक है, मतलब हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे। इनके लिए एक स्पेशल वर्दी होती थी, ध्यान रखिएगा, वर्दी ड्रेस कोड होता था और ये लोग घूमते थे, लोगों को बताते थे कि देखो आंदोलन करना है लेकिन अहिंसक तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी होता है लीडरों के ऊपर किसी भी आंदोलन को कैसे एग्जीक्यूट करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। लीडरों को यहाँ पर मजबूत होना बहुत यहाँ पे ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और कारण देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे ब्रिटेन जो, ठीक है, प्रिंस था, ब्रिटेन युवराज का, ठीक है, बिहार में आगमन, ठीक है। कब होगा? 22 दिसंबर 1921 को बिहार में आगमन होगा, पटना में, ध्यान रखिएगा, पटना में। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रीलिम्स के सवाल भी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो भी लोग थे, इन लोगों ने यहाँ पे, राष्ट्रवादी जो लोग थे, इसको बहिष्कार करने का फैसला किया कि भाई आएगा राजकुमार लेकिन हम लोग इसका क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। ये लोग उसी दिन क्या कर लिया? पटना में पूर्ण हड़ताल कर दिया। तो युवराज है, इसको कुछ समझ में आ गया कि नहीं आएगा कि क्या कारण है, हम आए, ठीक है, इतना दूर से आ रहे हैं युवराज बन के, और यहाँ के लोगों ने, पटना के लोगों ने हड़ताल किया हुआ है। इसका मतलब ज़रूर ऐसा कोई कारण है कि भाई हमारे लोगों से लोग क्या है, खुश नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे मैसेज देना था। एक और कारण है भागलपुर का झंडा कांड। खोज के, ठीक है, सारा का सारा जो कंटेंट है आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। भागलपुर का झंडा कांड फरवरी 1922 की ये घटना है, फरवरी 1922 की, कि भागलपुर में देखेंगे तो औद्योगिक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। औद्योगिक प्रदर्शनी, वस्तुओं को होता है ना बना के दिखाना, ताकि लोग एक तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। औद्योगिक प्रदर्शनी, अब जो भी यहाँ पे कारीगर जो लोग थे, कारीगर या जो ठेकेदार थे, ठीक है, इसको सजाने के लिए इनको लगा कि भाई ये तो भारत में हो रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, तो भारतीय झंडे को यहाँ पे लगा दिया, भारतीय झंडे को यहाँ पे लगा दिया। अब अंग्रेज अधिकारी सब आया, देख के पूरा एकदम समझ रहे, फायर हो गया इन लोगों पे। लेकिन अब ये लोग, ध्यान रखिएगा, ये लोग पूरी तरीके से गांधीवादी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका था। उस समय ये लोग हिंसा कर सकता था, लेकिन अंग्रेज लोग इतना ही सबको डांटा, ठीक है, लेकिन ये लोग अहिंसक तरीके से मैनेज किया, अहिंसक तरीकों से मैनेज किया, ठीक है। घटना बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, असहयोग की भावना को दिखाना, रिटेलिएट नहीं किया, प्रतिक्रिया नहीं किया, बल्कि अहिंसक तरीके से, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया। कुल मिला के देखेंगे तो अभी आंदोलन लगभग देखेंगे, ठीक है, तो लगभग, ठीक है, 1.5 साल से 2 साल तक यहाँ पे चल चुकी थी। गांधी बोले थे कि साल भर के अंदर, ध्यान रखिएगा, साल भर के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो गई, अभी तक नहीं हुई थी। तो अब ये आंदोलन धीरे धीरे, ठीक है, उत्तेजना की तरफ बढ़ रहा था। लोगों में इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही थी। अब ये जब बढ़ेगा तो हिंसा होना क्या होगा, स्वाभाविक हो जाएगा। छिटपुट हिंसाएं भी हो रही थी। और इसी दरमियान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया। एक पुलिस थाने को जला दिया गया था, लगभग बहुत सारे पुलिसकर्मी लोग मारे गए। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का सीधे सीधे उल्लंघन है, ठीक है, हत्या का मुकदमा यहाँ पे दायर किया गया। और फिर यहाँ पे समस्या बढ़ गई। जैसे गांधी को पता चला, गांधी को समझ में आ गया कि इसमें फाइनली हमारे ही लोग मारे जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि पहले आंदोलन को वापस क्यों ना लो। तो इसीलिए गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। और इसी दरमियान बिहार से मजहरुल हक को, ध्यान रखिएगा, मजहरुल हक को भी यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। तो यही मजहरुल हक एक तरीके से देखेंगे तो असहयोग आंदोलन का बिहार में नेतृत्व कर रहे थे। तो ये आंदोलन बिहार में भी पूर्णतः एकदम क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के यही था पूरा का पूरा, ठीक है, जो भी गतिविधियाँ था, जो भी घटनाएं था, इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। अब आइए इन सारी चीज़ों से आप क्या समझे हैं, थोड़ा आपको यहाँ
ठीक है, एक जगह बताने की मैं कोशिश करता हूँ, इसका महत्व या परिणाम में। हालांकि देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो बिहार में जो, ठीक है, जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका आलोचना भी किया जाता है, कभी कभी दे देगा कि आलोचना करे, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ था स्वराज के पारित के समय कि 1 साल के अंदर ही भारत को स्वराज मिल जाएगा, इसको लेके गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि देखो यह जो असहयोग आंदोलन था पूर्णतः क्या था, ये असफल था, क्योंकि 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति हुई ही नहीं। तो आपको समझाना है यहाँ पे, ठीक है, कि देखिए असफल इसे आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। गांधी ने बोला अगर उस समय आश्वासन नहीं देते कि स्वराज की प्राप्ति तुमको हो जाएगी, ठीक है, तो क्या लोग पार्टिसिपेट करते? नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इन चीज़ों को समझाना होगा आपको कि देखो इसे असफल नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। महत्व परिणाम के माध्यम से आप लोग समझा दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे करघा और, ठीक है, चरखे का यहाँ पे पूरी तरीके से विकास किया गया, एक सिंबॉलिक रूप दिया गया, ठीक है। इतने तेजी मात्रा में फैला कि फिर से उस समय भारत के जो कुटीर उद्योगों का विकास होने लगा, कुटीर उद्योगों का विकास यहाँ पे होने लगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। उसके बाद आपको बताना है यहाँ के कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पहला एक ऐसा आंदोलन था जो जड़ से हिला दिया, एकदम सब हिल गया, समझ रहे हैं, जड़ से हिला दिया, क्योंकि इसमें सभी वर्गों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे किसान की बात कर ले, मजदूर, छात्र, वकील, ठीक है, बूढ़े, बच्चे, महिलाओं तक ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ध्यान रखिएगा, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं था। आपको कितना भी पुलिस प्रशासन से डर क्यों नहीं लगता है, अगर एक बार ठीक है जेल में चले गए, एक बार उनके सामने खड़े होकर बोल लिए, फिर आपके अंदर वो डर ही खत्म हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे हुआ, ध्यान रखना है आपको कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब लोगों के अंदर से जो भी यहाँ पे ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो भी भय और आतंक था, समझ रहे हैं, एकदम खत्म हो गया, समझ रहे, नॉर्मल है, ये नॉर्मल व्यक्ति की तरह ये लोग ट्रीट करने लगा कि क्या कर लेगा मेरा, समझ रहे हैं। मैंने भय और आतंक देखेंगे तो भारतीयों के दिलों में से हमेशा के लिए इसको यहाँ पे निकाल दिया गया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत अधिक यहाँ पे बढ़ावा मिला। फाइनली दोनों ही देखेंगे तो एक राजनीतिक सूत्र में भी ये बनते हुए नजर आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि इन सारी ही चीज़ों को उठाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तो कांग्रेस का भी विस्तार होते गया, विकेंद्रीकृत यहाँ पे कांग्रेस होते गया, और कांग्रेस गांव-गांव तक पहुँच गया, ठीक है, गांव-गांव तक कांग्रेस पहुँच गया। सारे लोग कांग्रेस से, ठीक है, जुड़ते चले गए। कांग्रेस की जो, समझ रहे हैं ना, जो भावना है एकदम, मैंने समझ सकते हैं ना, कांग्रेस की जो भावना है इतनी अधिक लोगों में मजबूत हो गई कि कांग्रेस जो भी कोई कार्यक्रम करती, जो भी कोई योजना बनाती, लोग आँख मूंद के उसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो चूंकि आंदोलन कुछ यहाँ पे, ठीक है, माना जाता है कि अगर असफल यहाँ पे रहा है तो कुछ लोग, ठीक है, इसका विरोध भी करते हैं। जैसे कि कुछ नाम है, ठीक है, जैसे CR दास वगैरह ले लीजिए, CR दास, ठीक है, जैसे ही इस आंदोलन को वापस लिया गया तो CR दास तो बोल रहे थे, पहले से बोल रहे थे कि देखो भाई आंदोलन सफल नहीं होगा, CR दास हो गया। इसमें एक और नाम आता है मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने कांग्रेस के भीतर, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के भीतर ही स्वराज की स्थापना की, कांग्रेस के भीतर कि भाई हमें चाहिए स्वराज, ठीक है। तो 1923 में स्वराज की स्थापना की गई। और इसके अलावा देखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी विचारधाराएं भी यहाँ पे हावी हो गई, जैसे कि साम्यवादी विचारधाराओं को बल मिलने लगा। मैंने कुल मिला के यहाँ पे मामला यही था कि लोगों का अरमान टूट गया कि भाई बोले थे गांधी कि साल भर के अंदर हम आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है, वो नहीं हुआ। तो लोगों की विचारधाराएं बंटने लगी, बहुत सारे साम्यवादी की तरफ चल पड़े, बहुत सारे यहाँ पे, समझ रहे हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि उग्र विचारधारा की तरफ चले गए, जैसे कि भगत सिंह हो गया, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन लोगों ने हिंदुस्तान, ठीक है, रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की, जो फाइनली जाके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कि देखिए, ठीक है, कुछ हद तक इन लोगों का भी उदय हुआ, लेकिन क्या दिख रहा है, सबका तो भाई टारगेट एक ही है, लक्ष्य एक ही है, ठीक है। लक्ष्य क्या है, एक ही है, साधन एक ही है, टारगेट यही है, साधन, लेकिन जो साध्य क्या है अलग है। यही था ना गांधी का साधन और साध्य, जो साध्य होता है तरीका, ठीक है, ये इनका अलग था। गांधी का था अहिंसक और इनका थोड़ा हिंसक टाइप का था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे
राष्ट्रवाद को इसने बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। 1857 क्रांति में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रवाद को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया और तो और लोगों को जागरूक किया गया। और स्टूडेंटों के लिए देसी विश्वविद्यालय के, देखें ना, बिहार में ही 2-2, 3-3 खुल चुका, देसी विश्वविद्यालय स्कूल वगैरह की स्थापना की गई। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है पीटी में, महिलाओं की इसमें भागीदारी की गई, महिलाओं के द्वारा भागीदारी। तो आपको ये सब बताना है, अच्छे तरीके से बताना है, एक एक करके लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फाइनली इसके निष्कर्ष की, निष्कर्ष की, ठीक है। तो निष्कर्ष में आपको बताना है, ठीक, जो यहाँ पे प्रत्यक्ष जो उद्देश्य रहा, प्रत्यक्ष जो उद्देश्य रहा, जो बोला था गांधी जी के द्वारा कि साल भर के अंदर स्वराज मिल जाएगा, ठीक है, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि असफल रहा, असफल रहा। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, ये चीज़ आपको समझना होगा। यही चीज़ आपको निष्कर्ष में बनाना होगा कि प्रत्यक्ष रूप से तो असफल रहा, लेकिन अगर आप गौण रूप से देखेंगे तो ये असफल इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, जागरूकता को बढ़ावा दिया, जागरूकता को बढ़ावा दिया गया, जिसके वजह से लोगों में राजनीतिक अधिकारों के प्रति, राजनीतिक अधिकारों के प्रति, समझ रहे हैं, आत्मविश्वास का संचार हुआ, आत्मविश्वास का संचार हुआ। अर्थात लोगों को लग गया कि हिंसा करने से कुछ होगा नहीं, पुलिस के द्वारा मार दिए जाएंगे, ठीक है। राजनीतिक अधिकार अर्थात कांग्रेस पे यहाँ पे क्या करो, भरोसा करो, यही यहाँ पे, ठीक है, भारत मुक्त, भारत मुक्त, ब्रिटिश भारत मुक्त यहाँ पे करा पाएगी, ब्रिटिश भारत मुक्त यहाँ पे करा पाएगी, ठीक है। और उसके बाद से दमन का चक्र का डर भी इनके अंदर खत्म हो जाएगा कि बेसी से बेसी लोग क्या करेगा, लोग मार ही नहीं देगा, आगे होगा भी भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की जो सरकार है, यहाँ पे ब्रिटेन की सरकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, के प्रति पूर्ण अविश्वास का दौर यहाँ पे चल पड़ा, ठीक है, पूर्ण अविश्वास का दौर चल पड़ा। हालांकि देखेंगे तो ब्रिटेन की सरकार ने जब यहाँ पे भारत से धन बहिर्गमन का सिद्धांत जब चल रहा था, तो उसी समय से यहाँ पे नरमपंथियों के द्वारा तो बता ही दिया गया था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारत को लूट रहा है। लेकिन अब यहाँ पे पूर्ण अविश्वास हर एक चीज़ को लेके यहाँ पे आम लोगों में, पहले आम लोगों को पता नहीं था कि अंग्रेज लोग भारत के लोगों के लिए अच्छा है या खराब है, हमारे लिए अच्छा है खराब है, लेकिन यहाँ लोगों को एकदम पता लग गया, ठीक है, पूर्ण अविश्वास, ठीक है। लोग अब जमींदारों को दुश्मन की नज़र से नहीं देखते थे, ठीक है, देखते थे तो ये ब्रिटिशरों को देखते थे, ठीक है। अब यही चीज़ है, अब कांग्रेस ने, या फिर कांग्रेस का मतलब क्या है, गांधी, गांधी माने कांग्रेस, ठीक है, आपको समझना है। अब कांग्रेस ने पूरा जो भी अपना कार्य हो गया, ठीक है, योजना हो गया या फिर नीति हो गया, ठीक है, इन सारे ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो कि इनको जन समर्थन था, जन समर्थन था, ठीक है, गांधी की वजह से इन सारे ही पहलुओं पे ध्यान देना यहाँ पे शुरू कर दिया गया। और फाइनली धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ी, ठीक है, मतलब फिर से यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत अधिकार भारतीयों को दिया गया, फिर से अपने अधिकारों को भारतीय लोग और अधिक मांगने लगे, सविनय अवज्ञा के रूप में फिर से आंदोलन कर दिया गया, फिर थोड़ा बहुत लॉलीपॉप थमा दिया गया 1935 में, ठीक है, 1935 का जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बोलते हैं। फिर से आगे चल के देखेंगे तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति आएगी तो भारत के लोग अब पूरी तरीके से फायर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आएगा ही हमारा भारत में, ठीक है, या फिर बिहार में, ठीक है, 1942 का भारत छोड़ो योगदान में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो सब हम लोग देखते चलेंगे। कल का जो टॉपिक हम लोग देख लेंगे, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बिल्कुल हम लोग लिंक करते चलेंगे। अगर एक एक लेक्चर को आप मेरे देखेंगे तो क्लास ही में आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि कहीं से आपको अदर रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना फीडबैक देते रहें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।